की न्यूज, खबरों का सारथी। सीवान सारड़ में जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत, 49 की हालत गंभीर, 7 की रोशनी गई। मेले से खरीदी स्प्रिट से बनी थी शराब। अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्ब दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। बुद्ध धम्ब की विरासत पर साझा करेंगे विचार। नायब सैनी आज दूसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत 18 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। आज चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक। हरियाणा में नायब सरकार के शपथ के बाद बैठक। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। 51वें सीजीआई होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने के नाम की सिफारिश की। कार्यकाल 6 महीने का। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब। शहर के कई इलाकों में हुआ AQI 300 पार। दिल्ली की आबोहवा अब खराब होनी शुरू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। हरियाणा में नायब सरकार के शपथ के बाद ये पहली बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें, नेशनल डेवलपमेंट के एजेंडे पर यह बैठक रखी गई है और संविधान के अमृत महोत्सव और आपातकाल पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। और आज जहां हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसके लिहाज से ये एनडीए की पहली बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक। हरियाणा में नायब सरकार के शपथ के बाद बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक होगी। पीएम मोदी 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को संबोधित करते नजर आएंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक होगी। आपको बता दें, पीएम मोदी 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को संबोधित करते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। एक तरफ देखा जाए, जहां हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? एनडीए की आज बड़ी बैठक चंडीगढ़ में होना तय है और चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधित होने वाली बैठक में भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही साथ भाजपा के गठबंधन वाली सरकारी यानी एनडीए के सरकार के जो भी मुख्यमंत्री जिन राज्यों में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा इस बैठक के लिए रखा गया है कि देश में भाजपा शासित सरकारें और एनडीए शासित सरकारें आगे के काम किस एजेंडे पर करेंगे, आगे किन पॉलिसी को लेकर बढ़ना है, किन प्रोजेक्ट पर सबको फोकस करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर भारत की एक पहचान बने, राज्यों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। शांति की दिशा में किसी तरह का कोई विवादित कदम किसी भी एनडीए या भाजपा शासित सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाना है। इन तमाम तरह के संदेश को देने के लिए तय एजेंडा पर आगे सरकारों को बढ़ने के लिए एक बड़ी बैठक होगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अखिलेश जी, और झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब आज बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ होगी, उस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री दोनों चीजों को लेकर बात करेंगे कि एनडीए के शासित मुख्यमंत्री और भाजपा शासित मुख्यमंत्री आगामी दिनों में जहां भी जिस तरह के भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक
फिक्स एजेंडे पर आगे बढ़ना है और उसी के तहत सभी को अपने चुनाव प्रचार के कैंपेन को बढ़ाना है। इस तरह के संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एनडीए की बड़ी बैठक में देते नजर आ सकते हैं। जी अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां आज चंडीगढ़ में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, साथ ही इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब। शहर के कई इलाकों में हुआ AQI 300 पार। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा अब खराब होनी शुरू। कई इलाकों में AQI 300 के पार चला गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा अब खराब होनी शुरू। कई इलाकों में AQI 300 के पार चला गया। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब। शहर के कई इलाकों में AQI 300 पार हुआ। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब हुई है, क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने और वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ने की जो स्थितियां बनती जा रही हैं और ये दशहरा के बाद अपराधी जनाने की घटनाएं सामने के बाद ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वासियों के सामने प्रदूषण की चुनौती है और सरकार इसको बेहद अहम चुनौती के तौर पर ले चुकी है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आरसी ने भी इस मामले को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। इसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे थे। इसमें यह तय किया गया था कि दिल्ली की आबो हवा खराब नहीं हो और दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण न बढ़े, कि लॉकडाउन जैसी या फिर ऑड इवन जैसी स्थितियों पर सरकार को काम करना पड़े। इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार विशेषज्ञों से बात कर रही है। सरकार आगे की कदम उठा रही है और यहाँ तक भी सरकार लगातार प्यूरिफायर सेंटर्स जो चल रहे हैं पहले से, जहाँ पर वायु को शुद्ध किया जाता है, सरकार ने पिछले दिनों स्थापित किए थे, उनको सुदृढ़ीकरण करना और उनको सही ढंग से काम करने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। अगर देखा जाए कि दिल्ली के अंदर AQI जो 300 के पार होता नजर आ रहा है और पिछली बार अगर देखा जाए तो 600, 650, 450 के आसपास ही चला गया था। तो सरकार की इस बार की रणनीति है कि AQI को इस बार ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए। अगर एक 400, 450, 500 के पास पड़ता है तो यहाँ पर सांस लेने में मुश्किल होती है, लोगों को दम घुटना शुरू हो जाता है और काले काले बादल दिल्ली पर छाए रहते हैं, अंधेरा जैसा दिन भर रहता है और हर समय लोगों को, और ऐसे खासकर उन लोगों की ज्यादा दिक्कत होती है जो बुजुर्ग होते हैं और जिनको सांस की बीमारियां होती हैं। आज के तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के द्वारिका इलाके में AQI का आंकड़ा 336 को पार कर गया। वहीं जहांगीरपुर इलाके जिसे 332 का आंकड़ा, मुंडका में 367 का, रोहिणी में 310 का, शादीपुर में 307 का, विवेक विहार में 301। यानी कह सकते हैं कि वायु गुणवत्ता का सूचकांक है वो खतरे की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। अगर ये 400, 450 को पार करता है तो दिल्ली वासियों के लिए वायु गुणवत्ता के लिहाज से वायु प्रदूषण की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खास कदम उठा रही थी, कितना कामयाब होती है पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार रोकने में नाकाम होती है। एक बार फिर कहा जा सकता है कि सरकार जब वायु गुणवत्ता खराब होती है तब काम करती है और पूरे साल चुप बैठती है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब और AQI जो लेवल है वो 300 पार पहुंच गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब। देश की बात में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का इस बैठक के बाद उन्होंने
दावा पेश किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व राव इंद्रजीत भी उनके साथ मौजूद रहे और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। सबसे पहला सवाल, नायब कैबिनेट में कितने मंत्री आज शपथ लेते नजर आ सकते हैं? क्योंकि कहीं ये आंकड़ा 11 है, 12 है और 14 तक भी ये आंकड़ा गया है। अखिलेश जी, हरियाणा सरकार की नए गठन की प्रक्रिया को आज अंजाम देना शुरू हो चुका है और सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी आज हरियाणा सरकार के लिए और उनका पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। इसमें अभी जो आंकड़ों की जिक्र की जा रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जब शपथ लेंगे उस दौरान उनके मंत्रिपरिषद के लिए कितने मंत्रियों की संख्या हो सकती है। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के सूत्रों से पता चल रहा है कि करीब 1 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद कुछ और ऐसे विधायक रहेंगे जिनको बाद में शपथ दिलाई जाएगी जब दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से अभी चल रही है कि किसी भी तरह का कोई भी विधायक अगर किसी तरह का नाराज और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा में, अखिलेश जी आपको यहां रोकेंगे और ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। और ये सीधा तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता उनके लिए नारे लगाते हुए। और ये सीधा तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं जहां आज नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले वो कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। और ये सीधा तस्वीरें हरियाणा से जहां नायब सिंह सैनी महर्षि वाल्मीकि जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं। और अखिलेश जी, हम बात कर रहे थे कैबिनेट की जहां पे नायब सिंह सैनी कैबिनेट में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं। अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी लेंगे, क्या बीजेपी हरियाणा में भी यूपी, एमपी, राजस्थान की तरह 2 डिप्टी सीएम बनाएगी? इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभी हरियाणा को लेकर इस तरह की कोई अंदर खाने से भी बात लीक नहीं हुई है कि डिप्टी सीएम के तौर पर किसी को बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा में किसी गठबंधन के तौर पर सरकार नहीं बना रही। पिछली बार गठबंधन की सरकार थी तो दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर वहां शामिल किया गया था। फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से डिप्टी सीएम को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई विधायक या कोई कद्दावर नेता ऐसा या गुट हो सकता है कि जो नाराज दिखे तो उसको लेकर सरकार कदम उठा सकती है। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और ना तो विधायक दल में इस तरह की कोई चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री के साथ साथ किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण होगा तो क्या उप मुख्यमंत्री के तौर भी कोई शपथ लेता है या नहीं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां हरियाणा में आज शपथ ग्रहण समारोह है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नायब सिंह सैनी महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भी नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं जहां तीसरी बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की जहां करेंगे दिल्ली की बात, लेकिन उससे पहले यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। आपको बता दें 10 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे पदभार। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर
6 महीने का कार्यकाल होगा। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद संजीव खन्ना को देश का अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और आपको बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद उनके नाम की सिफारिश की है और माना जा रहा है 10 नवंबर को अपना पदभार संभालते नजर आएंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, अब अगले न्यायाधीश के लिए खुद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम की सिफारिश की है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस की तलाश के तौर पर इस अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बाकायदा तय करता है। और सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ जस्टिस होता है, उसी जस्टिस को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नामित किया जाता है। और इस कॉलेजियम में बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिटिंग होते हैं, उनके और उनकी टीम के द्वारा इसको तय किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की कॉलेजियम की बैठक में सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना का नाम तय किया गया है और इस नाम का अनुमोदन के बाद सरकार और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है कि आगामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, उस पर मुहर लग जाती है। तो प्रक्रिया संवैधानिक वही अपनाई गई। इस बार फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगा दी है। अब अगला फैसला सरकार और राष्ट्रपति को लेना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले संजीव खन्ना होंगे। इसको लेकर घोषणा सरकार की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ से की जाएगी और शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको दिल्ली से अहम जानकारी बता रहे थे, जहां चीफ जस्टिस ने खुद संजीव खन्ना का नाम दिया है और माना जा रहा है कि 10 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना अपना पदभार संभालेंगे। और सीधा आपको लिए चलते हैं जहां नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्शन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। कितने लोग शपथ ले रहे हैं आज? कितने लोग शपथ ले रहे हैं सर आज? देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं, अभी चल जाएगा। अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने, 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे।
परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है। इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का, और ये स्वतंत्र बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है, और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है। आपके पास है संकल्प पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार जो वादे। तो ये नायब सिंह सैनी को आपने सुना, जो तीसरी बार आज हरियाणा में दूसरी बार शपथ लेंगे। आपको बता दें हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां राहुल गांधी पहुंचे वाल्मीकि मंदिर। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां महर्षि वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी पहुंचे हैं मंदिर, और साथ ही उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। राहुल ने पूजा के बाद मंदिर में पुजारी से प्राप्त किया प्रसाद, और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? आज वाल्मीकि की जयंती है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी दिल्ली के मंदिर मार्ग पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही साथ पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी बाकायदा पुजारी से मिले और वहां के जो भी संत थे, महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों से उन्होंने बात की। इस दौरान पुजारी के तरफ से राहुल गांधी को प्रसाद भी दिया गया, जिसका प्रसाद ग्रहण किया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि वो वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हैं और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इसी को लेकर वो वाल्मीकि मंदिर बनाए। तो महर्षि वाल्मीकि के संदेशों को आगे बढ़ाने को लेकर वहां के पुजारी, संत और सभी से राहुल गांधी की बात भी हुई। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लॉरेंस हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, मथुरा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया गिरफ्तार। लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग का है भरोसेमंद शूटर योगेश। ये भी जानकारी मिल रही है, योगेश 12 सितंबर को जिम संचालक की हत्या में शामिल था। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को हुई तंगी वारदात और पुलिस मुठभेड़ में शूटर योगेश के पैर में लगी गोली। पुलिस और योगेश के बीच मुठभेड़ आगरा मथुरा हाईवे पर हुई। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और शूटर गिरफ्तार हो गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास अखिलेश जी? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां योगेश 12 सितंबर को मुठभेड़ हुई थी और आपको बता दें पुलिस और योगेश के बीच मुठभेड़ आगरा मथुरा हाईवे पर हुई और जहां मुठभेड़ में शूटर योगेश के पैर में गोली लगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा मथुरा हाईवे पर
ये मुठभेड़ हुई जिसमें योगेश के पैर में गोली लगी। लॉरेंस हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश फिलहाल गिरफ्तार है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। मथुरा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया गिरफ्तार। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से अब एक और गिरफ्तारी योगेश की हुई है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो पूरा का पूरा मामला जो है नादिर शाह हत्याकांड का मामला जो लगातार उस समय से चला आ रहा था। नादिर शाह हत्याकांड के बाद से ही जो दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां जो है वो पूरे गिरोह की धरपकड़ के लगी हुई थी और इसी फहरिस्त में एक और गिरफ्तारी हुई है जो लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर के बीच में हुई है। और इस आरोपी का नाम योगेश और राजू है जो बताया जा रहा है। और ये संयुक्त कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के बीच में, जिसमें जो योगेश और राजू है उसके पैर में गोली लगी है और फिलहाल पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की गई थी और जो योगेश और राजू जो है वो वारदात के बाद से ही लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। और फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, योगेश और राजू ये ही नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य जो शूटर है वो बताया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस योगेश और राजू की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई के अन्य दुर्गों पर जो पुलिस है वो कब्जा कर पाती है। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां लॉरेंस हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं और देश की बात में आप बात कर रहे हैं यूपी की, जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम, देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती आज, और वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सपा प्रमुख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, करीब 10:30 बजे का वो समय बताया गया जब नूर मंजिल लालबाग में माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 10:30 बजे नूर मंजिल लालबाग में माल्यार्पण करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और इसी कड़ी में वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सपा प्रमुख। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और करीब 10:30 बजे नूर मंजिल लालबाग में करेंगे माल्यार्पण। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम, आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और माना जा रहा है कि करीब 10:30 बजे नूर मंजिल लालबाग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव माल्यार्पण करते नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है।
हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कार्यक्रम की, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जहां पूरे देश भर में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती को लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो नूर मंजिल में जो लालबाग में महर्षि वाल्मीकि जयंती की जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि जो समय जो प्रस्तावित पार्टी की तरफ से किया गया वो 10:30 बजे का बताया जा रहा है। और इसको लेकर अगर बात की जाए, तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अगर बात की जाए लखनऊ कमिश्नरेट की, तो किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उस पूरे कार्यक्रम में न फैले, उसको लेकर लखनऊ कमिश्नरेट की जो टीम है वो भी वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अगर बात की जाए लोकल पुलिस फोर्स की, जो लालबाग का जो लखनऊ कमिश्नरेट का जो लोकल थाना है वो उस थाने के सभी फोर्स को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो समय प्रस्तावित है पार्टी की तरफ से वो 10:30 बजे का बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पहुंचेंगे और वहाँ पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। ठीक है अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव करीब 10:30 बजे माल्यार्पण करते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज करेंगे सफाई का निरीक्षण। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर आयुक्त ने पत्र जारी कर जोनल अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है। विभिन्न वार्डों के निरीक्षण की तैयारी कर रहा है नगर निगम। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व सीवरेज व्यवस्था देखते नजर आएंगे वित्त मंत्री। आपको बता दें, पीएम मोदी ने संचालित कर रखा है स्वच्छता अभियान और इसी कड़ी में आज साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व सीवरेज व्यवस्था देखते नजर आएंगे। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर आयुक्त ने पत्र जारी कर जोनल अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है। देश की बात में अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर सुख शांति की प्रार्थना की। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने किया स्नान और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आए। डलमऊ गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए हैं। आपको बता दें, डलमऊ गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर सुख शांति की प्रार्थना की। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं बरेली की, जहां तेज रफ्तार बाइक ओवरब्रिज पर गमले से टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। साथ ही आपको बता दें, एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंचे सीओ द्वितीय और थाना पुलिस और घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर पहुंचे सीओ द्वितीय और थाना पुलिस। फिलहाल पुलिस ने
शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किला थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज का ये मामला आपको बता रहे हैं। बरेली से खबर। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। साथ ही एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची सीओ द्वितीय और थाना पुलिस। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां महसी के महाराजगंज में स्थिति हुई सामान्य। आपको बता दें, बहराइच में 5वें दिन इंटरनेट की सेवाएं बहाल हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने अफवाहों से दूर रहने का निर्देश जारी किया है और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर भी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें, बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा काटा गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और वहीं करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और फिलहाल उसके बाद से अब जाकर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। पुलिस ने अफवाहों से दूर रहने का निर्देश जारी किया है और आज 5वें दिन इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर भी प्रशासन की तरफ से नजर रखी जाएगी। और खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां महसी के महाराजगंज में अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है। बहराइच में आज 5वें दिन इंटरनेट की सेवाएं बहाल की गई हैं। आपको बता दें, अभी तक इंटरनेट वहां पर बंद था और अब आज 5वें दिन इंटरनेट की सेवा बहाल की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर भी प्रशासन की तरफ से पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं से भी कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। और बहराइच से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अफवाहों से दूर रहने का निर्देश जारी किया है। कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के
सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मऊ दरवाजा थाने से माफिया अनुपम दुबे के फरार भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के मुकदमे की फाइल पुलिस कस्टडी से चोरी हो गई। दबंग प्रवृत्ति के अपराधी की जांच अधिकारी की कस्टडी से फाइल गुम होने से महकमे में जहां चर्चाओं का बाजार गर्म है और हड़कंप की स्थिति है। उप निरीक्षक बलवीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने फाइल चोरी का मामला दर्ज किया है। इसमें कहा गया कि संबंधित फाइल पुलिस लाइन OR में दे दी थी। बाद में फोटोकॉपी कराने के लिए फाइल मांगने पर उप निरीक्षक स्वदेश कुमार ने बताया कि फाइल चोरी हो गई। फाइल चोरी मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक भोलेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई है। बिजनौर के अगरी इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर SP सिटी संजीव वाजपेयी, CO सिटी संग्राम सिंह, शहर कोतवाल उदय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन कर उसकी तलाश में जुट गई। आरोपी हाल ही में किसी मामले में जेल से छूट कर आया था, ये भी जानकारी मिल रही है। और अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन के अवसर पर SP ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी पिंकी चिन्योटी के साथ मिलकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहे चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए। इस दौरान लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी पिंकी चिन्योटी, ट्रांसपोर्ट अनुज विज आदि लोग भी मौजूद रहे। पखवाड़ा के जो मनाया जा रहा था 2 अक्टूबर से लेकर के आज अंतिम दिन था, आज समापन हुआ है। लगातार इस दौरान 15 दिवस में लगातार जन जागरूकता यातायात को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विद्यालयों में और संगठनों में लगातार इसका कार्यक्रम चल रहा था। आज इसका समापन किया गया है। इसी समापन के उद्देश्य पर L ब्लॉक चौकी के पास लोगों को जागरूकता के अंतर्गत हेलमेट भी निःशुल्क वितरण किया गया है और उनको ये समझाया गया है कि उनका जीवन अनमोल है, वो इसको लगा के चले। 2 पहिया वाहन पर जब भी घर से निकले तो हेलमेट लगा के चले, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे। और लगातार हम लोगों का प्रयास है कि घटनाएं कम से कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।